केएसजी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है और चौहानों के पार्ट 3 में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने 2 पार्टों में देखा, पहले में चौहानों की उत्पत्ति, मूल निवास स्थान, कुल देवी देवता। पार्ट 2 में अजय राज से पहले जो छोटे मोटे शासक थे उनके बारे में एक छोटा सा वीडियो उसमें भी डाल दिया ताकि तमाम शासकों का एक क्रमबद्ध जानकारी मिल जाए। वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन उठ जाते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे अजय देव चौहान और इनका जो कार्यकाल था 1105 से 1133 ईस्वी माना जाता है। 1105 से 1133, ठीक। इनके बारे में पिछले एपिसोड में यानी कल हमने देख लिया था कि इनके पिता का नाम क्या था, पृथ्वीराज प्रथम। क्या था? पृथ्वीराज प्रथम। और इनके बारे में हमने देखा था कि इनके पिता ने पुष्कर में जो 700 चालुक्य आए थे उनको मौत के घाट उतार दिया था और ब्राह्मण कन्याओं को छुड़ा लिया था। एक ये देखा था। और मैंने ये कहा था कि ये जो पृथ्वीराज प्रथम है, ये पृथ्वीराज वो चौहान नहीं जिसके अपन बात करते हैं, वो नहीं है। ये किसके पिता है? अजय राज या अजय देव चौहान के पिता हैं। अजय राज चौहान, अजय राज ही लिख दो आप, अजय राज चौहान। तो सबसे पहली चीज तो इनके पिता का नाम। फिर दूसरा बात याद रखना इनके बारे में कि इन्होंने 1113 में अजमेर शहर बसाया था। कौन सा शहर बसाया था? अजमेर शहर। अपने खुद के नाम पर अजमेर शहर बसाया था। और यहाँ पे इन्होंने अजमेर दुर्ग, जिसे कहते हैं गढ़ बीठड़ी या तारागढ़ दुर्ग या अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये आपको याद रखना। अजमेर दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण। और इसका नाम तारागढ़, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो उडाना राजकुमार था, उनकी जो पत्नी थी ताराबाई, उनके नाम पर उसका नाम क्या पड़ गया था? तारागढ़, क्योंकि ये मेवाड़ का दिन में आ जाता था। और गढ़ बीठली पहाड़ी पर बना था, इसलिए बीठली नामक पहाड़ी पर बना था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गढ़ बीठली। अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि 7वीं शताब्दी में एक राजा हुआ था अजयपाल। कौन सा पाल? अजयपाल। अजयपाल ने भी एक दुर्ग स्थापित किया था। तो कुछ ऐतिहासिक स्रोतों से बात का पता लगा है कि ये उसी जगह पर स्थापित किया गया था, ठीक। इसको अपनी राजधानी बनाया। और अजमेर की बात की जाए तो अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका, राजस्थान का नाका। इसको पूर्व का जिब्राल्टर आदि नामों से इसको जाना जाता है। देखो, हृदय, नाका, ये सभी चीज़ क्यों कहा जाता है, ये चीज़ भी आप देख लो। राजस्थान की बात की जाए तो ये राजस्थान जो है यहाँ पे अजमेर पड़ता है। और अजमेर जो है वो 4 बड़ी जो रियासतें थी, राजस्थान में 4-5 बड़ी रियासतें थी, उनका वो फ्री स्टेट था। अजमेर के जस्ट इधर तो ये तो हो जाती थी बीकानेर रियासत चालू। कौन सी? बीकानेर। यहाँ हो जाती तुम्हारी मारवाड़। कौन सा? मारवाड़। यहाँ हो जाती थी तुम्हारी मेवाड़। कौन सी वाड़? मेवाड़। यहाँ हो जाती थी तुम्हारी हाड़ौती और बूंदी। और यहाँ हो जाती थी आमेर। तो इसके बीचों बीच सेंटर में रहता था। और जैसे अंग्रेजों ने भी जब अधिकार किया था तो ये जो राज्य था अजमेर, ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र था। चीफ कमिश्नर डायरेक्ट अंग्रेजों की राजधानी यही था। अंग्रेज यहीं से राज करते थे। अंग्रेज जब राज करते थे तो वो एजीजी रखते थे। क्या रखते थे? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। वो अजमेर में ही रहता था, ठीक है। तो इसको राजस्थान का नाका भी कहते हैं, नाका, है ना। और राजस्थान का हृदय, राजस्थान की कुंजी, राजस्थान की कुंजी वो जगह है, वो चाबी है जिससे पूरा राजस्थान खुलता है। और मुगलों के दिन भी यही था, अजमेर ही था। अजमेर का किला किसका दिन था? मुगलों के। तो मुगल ये सभी लोग अजमेर के किले पर अधिकार जमा के रखते थे। बाद में जैसे जैसे जो शक्ति आती गई उन्होंने अजमेर पर अधिकार किया। जैसे संप्रभु शक्तियाँ मध्यकाल में मुगल थे, मुगलों के बाद में फिर तुम्हारे पृथ्वीराज चौहान, ये भी समझ आ गया। तो ये मेन स्थान था, ये इसकी राजधानी बन गया। ये आपको याद रखना है।
ऐसे कहा जाता है कि संभवतः इन्होंने जो परमार शासक थे उज्जैन के, नरवर्मन, उनसे प्रतिरोध के लिए इन्होंने किया था, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी शक्तियां बन के उभर रही थी, यहाँ पे चौहान थे। चौहानों ने प्रतिहारों को एकदम दमन कर दिया था, प्रतिहारों का विलय अपने अंदर कर लिया था। प्रतिहार जो राजा थे, गुज्जर प्रतिहार। अब उनके सामने समस्या ये थी, एक तो यहाँ पे चालुक्य, कौन सा लुक्य, चालुक्य, और एक तो तुम्हारे परमार, कौन से मार, परमार। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इनसे इनका संघर्ष लगातार चल रहा था। चालुक्य भी इनके अधीन था, 2-3 बार इनको हरा दिया था, लेकिन परमार इनकी नई शक्ति, नई प्रतिरोधी बन के उभर गए थे। तो राजस्थान, इस अजमेर के बारे में 3-4 विशेष पॉइंट है। जिब्राल्टर का किला आपको पता होगा, ये आप राजस्थान का, ये वर्ल्ड का जब आप नक्शा देख रहे हो, वर्ल्ड के नक्शे में यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र, इसे कहते हैं जिब्राल्टर। जिब्राल्टर का किला ये रहा, जिब्राल्टर का किला, यहाँ पे जिब्राल्टर का किला है। तो ये पूरे यूरोप की कुंजी है। किसकी कुंजी है? यूरोप। पूरे यूरोप को इस पे अगर आपने अधिकार कर लिया तो मान लो पूरे यूरोप पर अधिकार आपका हो जाता है। अब देखो, ये हो गया अजमेर के किले के बारे में। फिर देखो, इनका सबसे प्रबल शत्रु कौन था? चालुक्य, वो सॉरी, परमार नरेश। परमार नरेश, तो परमार नरेश उज्जैन के शासक नरवर्मन परमार पर इन्होंने आक्रमण किया। नरवर्मन परमार पर आक्रमण कर उसे जीता, आक्रमण करके उसे जीता। और नरवर्मन का एक सेनापति था जिसका नाम था सुलहाना। सेनापति का क्या नाम था? सुलहाना। एक तो उठाना और एक सुलहाना। सुलहाना को इन्होंने बंदी बनाया, बड़ा खतरनाक किस्म का आदमी था ये, तो इसको इन्होंने बंदी बनाया। और नरवर्मन की सहायता करने के लिए 3 राजा आए थे उस जमाने में, और तीनों की हत्या की इसने। इसकी सहायता करने के लिए कितने राजा है? 3 साधा, चाचिंग, सिंधुल और यशोराज। तो इनकी सहायता करना है, तीनों राजाओं की इन्होंने हत्या की, और इसके सेनापति सुलहाना को इन्होंने क्या कर लिया? बंदी बना लिया। तो कहीं ना कहीं परमारों पर इन्होंने अपना आधिपत्य दिखा दिया। अब देखो, राजा अपने आप को स्थापित कर रहा है तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि राजा नया नया आया है तो उसको एक तो राजधानी चाहिए, एक उसके सिक्के चाहिए, समझ रहे हो? तो देखो, इन्होंने नए सिक्के चलाए, और नए सिक्कों पर उन्होंने एक तरफ तो अपना खुद का नाम श्री अजय देव, और दूसरी तरफ सोमलेखा या सोमलवती का नाम लिखवाया। सोमलवती इनकी पत्नी का नाम था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सोमलवती। तो पत्नी सोमलवती के नाम से भी इन्होंने सिक्के चलाए थे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कंपटीशन की दृष्टि से ये पूछ लिया जाता है कि किस शासक की पत्नी का नाम सोमलेखा या सोमलवती देवी अजयराज चौहान की। ठीक है, और ये याद रखना, इनका कार्यकाल 1133 था, लेकिन 1130 में इन्होंने संन्यास धारण किया, और संन्यास धारण करके और ये संत बन गए, और इन्होंने राजपाट छोड़ दिया। राजपाट छोड़ा तो राजपाट छोड़ने पर इनका एक पुत्र था अर्णोराज। अर्णोराज को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? अर्णोराज को सौंपा। अब देखो, अर्णोराज को इन्होंने सौंप तो दिया, लेकिन अर्णोराज राजा नहीं बना। 1130 में राजा नहीं बना, क्योंकि इसका पिता जीवित था। जीवित रहते हुए राज्याभिषेक नहीं करेगा। कार्य सारा वो संभाल रहा है, लेकिन राज्याभिषेक नहीं किया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। जो अजयराज चौहान था, उनके बाद में अर्णोराज शासक बना। अर्णोराज की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 1133 से 1155, 1133 से 1155। अब देखो, ये जैसे राजा बनेगा तो वही इसके दुश्मन कहाँ कहाँ रहेंगे? अजमेर है, एक तो चालुक्य, कहाँ के? गुजरात के, और एक कौन है? परमार। परमार कहाँ के हैं? उज्जैन के। कहाँ के? उज्जैन।
तो ये दो बड़े शत्रु हैं। आप किसी भी राजा का अध्ययन करेंगे तो उसके राजनीतिक जीवन के बारे में जरूर देखें। तो देखो सबसे पहले तो देखो इसने 3 उपाधियां धारण की थी। उपाधियों के बारे में देख लो। एक तो महाराजाधिराज, एक परम भट्टारक और एक परमेश्वर। ये 3 उपाधियां धारण की। अब देखो सबसे पहले इसका दुश्मनी किससे चलेगी बताओ? इसका पड़ोसी कौन है? गुजरात का चालुक्य। तो गुजरात का चालुक्य उस टाइम जो राजा था उसका नाम था सिद्धराज जयसिंगा। कौन सा सिंगा? सिद्धराज जयसिंगा। तो इन्होंने सीधा आक्रमण किया कहां पे? गुजरात के सिद्धराज जयसिंगा पर। ये चालुक्य शासक है। आक्रमण कर जीता। सबसे पहले इसको जीता और सिद्धराज जयसिंगा को जैसे ही जीता तो सिद्धराज जयसिंगा ने क्या किया कि अपनी पुत्री कंचन देवी का विवाह कर दिया। किसका विवाह किया? पुत्री कंचन देवी का किसके साथ कर दिया? अर्णोराज के साथ कर दिया। अर्णोराज के साथ किया पहला काम। अब क्या किया? अब बताओ उसके सामने अब दूसरा शत्रु कौन रहेगा? परमार। तो परमारों में पहले तो नरवर्मन था। तो इन्होंने खुद ने इससे पहले इन्होंने नरवर्मन पर आक्रमण किया था। इसने नरवर्मन को पराजित किया। एक बार इसके पिता ने पराजित कर दिया था और सुलहना को बंदी बना लिया था। पिछले एपिसोड में अभी देखा था हमने। पराजित किया और जब ये इसका ससुर ये बन गया सिद्धराज जयसिंगा तो ये तो बड़ा खतरनाक किस्म का आदमी था। सिद्धराज जयसिंगा ने इसकी सेना ली सारी। किसकी? अर्णोराज की। और पूरी सेना लेके अपने जमाई की और यशोवर्मन पर आक्रमण कर दिया। जयसिंगा ने अर्णोराज की सेना की सहायता से यशोवर्मन को पराजित कर मालवा को गुजरात में मिलाया। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप थोड़ा देख लो कि मालवा को अपने अंदर ही मिला लिया है। ये गुजरात है ना, ये मालवा वाले ये सारा क्षेत्र इसमें मिला लिया ये लोग। अब बताओ इससे भी शक्तिशाली शासक बन जाएगा ये। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब इसका ससुर था तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तो कहां हुई? जब इसका साला साहब राजा बन गया। और जैसे नरवर्मन के बाद में राजा कौन बन गया था? यशोवर्मन। तो वैसे ही सिद्धराज जयसिंगा इसके बाद में राजा बनता है कुमारपाल। कौन बनता है? तो चालुक्य शासक कुमारपाल, इसका साला जी था। कुमारपाल से इनका संघर्ष आरंभ हुआ। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखोगे कि जयसिंगा ने अपनी पुत्री कंचन देवी का विवाह कर दिया, ठीक, और एक बहुत मजबूत संबंध स्थापित कर लिया। और उसके बेटा दुश्मनी चालू कर दी, अपने जीजाजी से चालू कर दिया। तो मतलब एक तरह से वो लड़ाई सी होगी। तो क्यों हुई? कोई अचानक तो नहीं हो सकता भाई। आप एक दिन रिश्ता बना रहे हो और दूसरे दिन आप लड़ाई कर लोगे। आदमी को इतना बेवकूफ़ तो नहीं होता। तो उसके पीछे रीजन बताया जाता है। अब उस टाइम हम तो नहीं तो इतिहासकार अपने अपने तर्क देते हैं। तो कुछ ही इनकी गलती मानते हैं और कुछ उनकी गलती मानते हैं।
तो इतिहासकारों की बात की जाए तो एक तो है हमीर मदमर्दन। हमीर मदमर्दन के लेखक कौन है भाई? जयसिंह सूरी। कौन है? जयसिंह सूरी। याद रखना, इन्होंने 1540 में हमीर किसको कहा था? खुसरो शाह को, वो उस टाइम बताया था ना मैंने। और एक दूसरा है प्रबंध कोश, और इसके लेखक हैं राजशेखर। कौन है? राजशेखर। प्रबंध कोश राजशेखर। ये जो दो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि इसमें अर्णोराज की कोई गलती नहीं, इसमें किसकी गलती थी? कुमारपाल की। कुमारपाल को युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराया। इन दोनों ने तो किसको उत्तरदायी ठहराया है? कुमारपाल को उत्तरदायी ठहराया है। और दो इतिहासकार, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट और ले लो पहले, उत्तरदायी मानते हैं। जबकि एक तो हेमचंद्र और इनका ग्रंथ है द्वाश्रय महाकाव्य। और एक दूसरे हैं मेरुतुंग, और इनका ग्रंथ का नाम है प्रबंध चिंतामणि। अब देखो यहां तो प्रबंध कोश है, इसके लेखक राजशेखर है, और प्रबंध चिंतामणि इसके लेखक कौन है? मेरुतुंग। ये दोनों, इनके बीच में चाहे वर्सेज लिख लेना, ये दोनों जो हैं वो किसको उत्तरदायी मानते हैं? अर्णोराज को उत्तरदायी ठहराते हैं। किसको उत्तरदायी ठहराते हैं? अर्णोराज को संघर्ष के लिए उत्तरदायी। अब इसमें दोनों अलग अलग कहानियां बताते हैं कि हुआ क्या था कि जैसे ही ये इसका ससुर साहब खत्म हुआ, जयसिंह चालुक्य की मृत्यु हुई, तो उसके पुत्र के कुमारपाल राजा बन रहा था, और इनके पास मालवा भी था। तो मालवा का एक प्रतिनिधि था जिसका नाम था चाहड़। क्या नाम था? चाहड़। तो ये लिखता है, क्या नाम है इसका? मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि में लिखता है कि चाहड़ ने क्या किया, अर्णोराज ने क्या किया, चाहड़ को हवा दी और उसको वो करके वहाँ पे फूट डला दी उनके सामंतों में। और ऐसी स्थिति में वो जो था कुमारपाल चालुक्य एकदम भ्रमित हो गया कि यार अपन क्या करें, लुट गए, हाय लुट गए। तो उसको पता लगा अपना जीजा जी इसके पीछे लगा है, तो उसका हो गया दिमाग खराब, अपनी पूरी सेना लेके आया। और फिर कुमारपाल चालुक्य ने, अब उसके वो लिख लेना, उसके बाद में यहाँ से लिख देना, कुमारपाल चालुक्य ने अपने जीजाजी अर्णोराज को माउंट आबू में पराजित किया। कहाँ आके पराजित कर दिया? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पड़ता है? सिरोही में पराजित किया। पहला काम किया कि भाई अब देखना जीजाजी दोबारा फालतू में आमने सामने मत रहो। अर्णोराज यहाँ पे भी नहीं रुका, भाई अपन पिट गए, रहने दे, अब क्या, छोटे से छोरे ने पिटाई कर दी तो भी नहीं मान रहा। वहाँ पे आया अजमेर, और अजमेर में पूरी प्लानिंग करने लग गया कि इसको छोरे को सटाएंगे, चिरकुट अपनी सेना लेके फिर आ गया कुमारपाल चालुक्य। वो कोई छोड़ने वाला थोड़ा था। और उसने अजमेर में आकर और अर्णोराज की इतनी बड़ी ऐसी तैसी की जो इतिहास में बड़ी शर्मनाक घटना है। अर्णोराज को अजमेर में आकर कुमारपाल चालुक्य ने बुरी तरीके से पराजित किया। उस समय उस टाइम मान जाता तो थोड़ी इज्जत बन जाती। और जब इन्होंने पराजित किया, पराजित ही नहीं किया, अब जीजाजी की बहन से ब्याह और करके गया। समझा क्या? अर्णोराज की बहन नहीं, अर्णोराज की पुत्री के साथ विवाह किया। पुत्री के साथ क्या किया इन्होंने? विवाह किया। अब गुरुजी फिर बात होगी वो ऐसी कंचन देवी की छोरी की शादी कर लियो। नहीं, बहुत सी पत्नियां हुआ करती थी, वो तो मैंने एक ही बताई है, एक राजाओं की बहुत सी पत्नियां हुआ करती थी, तो दूसरी के साथ विवाह किया इन्होंने। ठीक है, एक ये चीज। अच्छा, इसके अलावा अब देखो इनके राज दरबारियों की बात की जाए। राज दरबारी
तो इसमें याद रखना, एक था देवबोध, कौन सा बोध? देवबोध, और एक था धर्मघोष, धर्मघोष। इन दोनों को रख लेना भाई। देवबोध और धर्मघोष ये दो प्रसिद्ध इसके राज दरबारी थे जो भी जाने जाते हैं। हेमचंद्र ये जो था ना द्वाश्रीय महाकाव्य हेमचंद्र, ये कुमारपाल का गुरु था। किसका गुरु था? कुमारपाल, कुमारपाल का गुरु। ये तो हो गया इसका राजनीतिक जीवन, है ना। अब इसका सांस्कृतिक देखो। सांस्कृतिक में एक तो ये याद रखना, इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया था। पुष्कर में किसका मंदिर का निर्माण किया था? वराह मंदिर। वराह मंदिर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर बता देता हूँ कि भगवान विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं। कितने अवतार माने जाते हैं? 10। कौन कौन से? मत्स्य, कुरुम, मत्स्य यानी मछली, कुरुम कछुआ, मत्स्य कुरुम कच्छप, वराह सुअर, नरसिंह, नरसिंह यानी आधा सिंह आधा वो, वामन वो गुट्टिया वाला वामन, राम, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। कल्कि 10 उसमें आएगा, किसमें आएगा? कलयुग में आएगा। एक कौन रह गया? देखो यहाँ से चलते हैं, 3 3 9 10। मत्स्य, कुर्म, वराह, वामन, नरसिंह, राम, परशुराम, बुद्ध, कृष्ण, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। ठीक, तो ये 10 अवतार माने जाते हैं। तो पुष्कर के वराह मंदिर का, भगवान विष्णु का जो वराह अवतार का मंदिर बनाया था, सूअर के अवतार का, वो वहीं पे इन्होंने ही बनाया था। जबकि ये शैव उपासक थे। कौन से उपासक थे? शैव उपासक। और एक चीज और याद रखना, इन्होंने दूसरा चीज, इन्होंने पुष्कर वहां पे अजमेर में आना सागर झील का निर्माण कराया था। कौन सी झील का निर्माण कराया था? आना सागर, आना सागर झील का निर्माण कराया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आना सागर झील का निर्माता अर्णोराज, तुर्कों को पराजित किया था इसने। किसको पराजित किया था? तुर्कों को पराजित। ऐसे कहा जाता था कि तुर्कों को जब इन्होंने पराजित किया तो तुर्कों की जो खून था उससे नदी, वो जमीन सन गई थी। फिर उस मिट्टी को उठा के इसने फेंका दिया, मेरे को इसको गंदी मिट्टी है, इसको वहाँ फेंकाओ। फिर वहाँ पे गड्ढा बन गया। अब गड्ढे में क्या करे? तो उस गड्ढे में उसने बांडी की सहायक नदी है चंदा। कौन सी नदी है? चंदा। चंदा नदी से इन्होंने कौन सी झील बनाई थी? चंदा नदी से आना सागर झील बनाई। कौन सी झील बनाई? आना सागर झील। आना सागर झील ये याद रखना। आना सागर झील वैसे अगर ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो और भी सर बता देंगे। आना सागर झील ये अपनी अजमेर में है। आना सागर झील। कौन सी नदी? चंदा नदी, अजमेर। इसमें 2 चीज आपको याद रखना। एक तो दौलत उद्यान है। कौन सा उद्यान है? बगीचा है टहलने का, यो पेड़ वेड़ यूं लग रहे हैं। ठीक, ये दिख रहा है तुम्हारे को? ये दौलत उद्यान, दौलत उद्यान। दौलत उद्यान को अभी वर्तमान में सुभाष बाग नाम पड़ गया, सुभाष उद्यान। ठीक, दौलत उद्यान का निर्माण कराया था जहांगीर ने। किसने कराया था? जहांगीर। जहांगीर ने दौलत उद्यान का निर्माण कराया था। और दूसरा यहाँ पे दूसरी ओर संगमरमर की 12 दरी हैं। कितनी दरी हैं? 12। 1 ये लो, 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बनिए रहे। इसको बना लेना ऐसे। और ये बनाए थे शाहजहां ने। संगमरमर की 12 दरी, 12 दरियों का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। शाहजहां ने 12 दरियों का निर्माण कराया था। तो ये 2 कंपटीशन की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इनको देख लेना। तो ये 2 निर्माण कार्य देख लेना, पुष्कर का वराह मंदिर और अजमेर की आना सागर झील का निर्माण। इस प्रकार तुम्हारा अर्णोराज कंप्लीट हुआ और 2 शासक कंप्लीट हुए। बोलिए आज के आनंद की, बोलिए मातेश्वरी सरस्वती मैया की, बोलिए तीनों लोक के देवी देवता की। स्क्रीनशॉट ले लो भैया।